डीएम बनना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर दे रहे हैं, 3 बार 4 बार अटेम्प्ट किए, नहीं क्लियर हो रहा है, तो बाद में वो आ जाते हैं डिप्रेशन मोड में, क्योंकि यूपीएससी वालों को खासकर देखा गया है कि उनके अंदर डिप्रेशन मोड जल्दी आता है। हमेशा ऑप्शन ए ऑप्शन बी लेके चलिए कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा आगे। आज की सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अगर आप अपनी कोई कमजोरी या अपनी कुछ दिक्कत बता रहे हैं तो शायद अगर सामने आपके 10 लोग हैं, कोई एक आपको हमदर्दी जताएगा, बाकी 9 मजे लेके चले जाएंगे आप। कुछ नहीं तो बीटेक बस कर ही लीजिए। सही बात, कुछ ना कुछ तो कैरियर काउंसलर को की जरूरत भी, और जिम्मेदार कैरियर काउंसलर, जिम्मेदार, ये सही शब्द है कि जिम्मेदार होना चाहिए। पैकेज की ओर ना भगाए, बच्चे को भी तो देखे वो कर क्या सकता है। अगर वो गिल्ट से बचना है तो आप देख लीजिए, अपने को नाप तो लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आपको 1-2 साल में पता चल जाएगा। शुरुआत से हमको ध्यान क्या रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों की तरफ पहुँच ही ना पाए। कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो चिंता शायद आपको कहीं ना कहीं एक बंदिश लगा देगी, रोक के रख देगी, ठीक है। धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आएंगे तो रोटी तो मिलेगा ही खाने को। हिंदू घर की भी बात करूंगा तो वहाँ पे भी बहुत जगह घर ऐसे हैं जहाँ रोटी नहीं बनती, पाव ही खाया जाता है। तो वो बेटी थी लगभग 18-19 साल की, तो उसने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी रोटी क्या होती है। तो बच्चों को तो बोलूँगा कि अगर वो 12th के बाद जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहें, ईजी वे में पढ़ें, जितना उनको हो सकता है उतना पढ़ें। ज़बरदस्ती प्रेशर करेंगे तो शायद वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे। तो बात करते हैं कि जैसे अमूमन कि एथिस्ट हैं या फिर तमाम तरह के भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कैसे डॉक्टर आशुतोष कैसे देखते हैं, कौन है डॉक्टर आशुतोष के भगवान? क्या मैं महादेव को भी मानता हूँ, मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इंग्लिश को हमारे भारत में प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो एक हद तक गलत है। जहाँ हम इस टाइम बैठे हैं, BHU, ये भी अपने पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माना जाता है BMS के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ BMS से ही शायद काम ना चले, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ तो एक स्किल होनी चाहिए कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कुछ, कि आप बोल सके कि हाँ मैं इसका एक हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके एंजाइटी का रूप ले लेगा। उस एंजाइटी में फिर आपको होगा घबराहट। स्ट्रेस ने अगर साथ छोड़ दिया है तो भी एंजाइटी बना रहेगा। और डिप्रेशन में जो सबसे बुरी चीज़ है वो है सुसाइडल टेंडेंसी, जो कि सुसाइड करने पर इंसान को मजबूर करने लगता है। नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ पे आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सोनी से, जो पंचकर्मा विभाग आयुर्वेद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PG डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार सोनी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भैया। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष ये बताइए कैसे हैं आप? एकदम बस महादेव का आशीर्वाद है। तो ये हमारी बहुत कैजुअल बातचीत होगी डॉक्टर, और हम इसमें आपके थोड़े से बचपन के बारे में, थोड़े से आपके जीवन के बारे में, थोड़े से आपके काम के बारे में चर्चा करेंगे जी। तो सबसे पहले ये आप हमको बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? भैया मेरा बचपन, जैसे मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ, तो बचपन मेरा जौनपुर में ही गुजरा। मेन घर जो मेरा था वो शाहगंज जौनपुर के पास पड़ता है, ठीक है, लेकिन स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो हुई वो मेरी मेन प्रॉपर जौनपुर से हुई, क्योंकि ननिहाल मेरा जौनपुर में था। तो वहाँ से मेरी सेंट जॉन स्कूल जो कि जौनपुर में है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सेंट जॉन स्कूल से आप पढ़े हैं, तो ये ICSE बोर्ड स्कूल जी जी। क्या अनुभव कैसा रहा आपका वहाँ का? अनुभव सर देखिए, उस टाइम तो पता नहीं चलता था कि घर वालों ने डाल दिया है, पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जब स्कूल से निकलने के बाद जब आप समाज में आते हैं, तो जब जो एक आजकल हमारे समाज में चल रहा है इंग्लिश को लेके जो एक प्रेशर दिया जाता है, तो कहीं हद तक लगा कि नहीं, वहाँ पढ़ने का मुझे ये थोड़ा फ़ायदा मिला कि जो माहौल होता था उस माहौल में जो इंग्लिश का एक जो एक्सपीरियंस होता था वो हमें कहीं ना कहीं आगे चल के काम आया। मतलब आपका जो फियर ऑफ इंग्लिश वाली जो बात है कि सोसाइटी में इंग्लिश का जो एक ऑरा था, वो आपको कभी डरा नहीं, क्योंकि वो एक माहौल बचपन से वहाँ मिलता रहा, क्योंकि मैंने क्लास 1 से लेकर 12th तक वहीं पढ़ाई की। आप कैसे देखते हैं इंग्लिश को? इंग्लिश को सर हम देखते हैं कि लाइक है ज़रूरी सब्जेक्ट, मतलब एक लैंग्वेज है कि हमें वो बाहरी लोगों से जो दूसरे देश के हैं उनसे कांटेक्ट, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन जिस हिसाब से इंग्लिश को हमारे भारत में प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो एक हद तक गलत है। इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, आनी चाहिए दूसरों के साथ हमें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरे के देश के लोग आते हैं, अमेरिका से, कहीं से बाहर से आते हैं, तो हमें कनेक्ट करने के लिए। लेकिन उसकी वजह से आप किसी को जज करें, ये अच्छी बात नहीं है।
तो मैं पूर्णतः हिंदी को भी उतना ही सपोर्ट करता हूँ जितना मैं इंग्लिश को सपोर्ट करता हूँ। तो आपकी सेंट जॉन्स से 12th तक की स्कूलिंग हुई? जी। उसके बाद? उसके बाद सर मैं 1 साल चला गया कोटा, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पर 1 साल तैयारी की, वहाँ पे नहीं फर्स्ट ईयर में जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो सेकंड ईयर मैंने फिर तैयारी की, बट वो कोटा नहीं, मैं लखनऊ वापस आ गया, क्योंकि घर के थोड़ा करीब रहना चाह रहा था मैं, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा फोकस किया। और उसके बाद जो है कि उस सेकेंड अटैम्प्ट में फिर मेरा निकला, तो उसके थ्रू फिर काउंसलिंग कराया मैंने, फिर मुझे BMS कॉलेज मिला, उसके बाद फिर BMS लाइफ स्टार्ट हुई मेरी। अच्छा, तो कोटा का अनुभव आप थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, कैसा रहा? लोग आजकल जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना चाहते हैं, कैसा है कोटा? कोटा सर है तो अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो वो है एजुकेशन की मंडी, कोचिंग की मंडी बोल सकते हैं। एजुकेशन तो हर जगह हो रहा है, तो भीड़ तो बहुत है वहाँ पे, और उस हिसाब से देखा जाए है, अगर जो मेहनती स्टूडेंट हैं उसके लिए कोटा क्या बनारस क्या, मुझे तो यही जाके लगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोगों को देखा, कोई 7-7 साल से पढ़ा हुआ है, कोई 2-2 साल से पढ़ा हुआ है, तो एक अपने को भी फीलिंग आती थी यार, कहीं मैं स्ट्रेस में ना चला जाऊँ, कहीं मैं कुछ इधर चला जाऊँ। हम बात करते हैं माहौल की कि माहौल तो देखिए, माहौल बच्चे वहाँ इतने हैं कि आपको मतलब ये होता है ना, अगर बूस्टअप होने वाला इंसान हो तो एक दूसरे को देख के ही पढ़ाई करके बूस्टअप हो जाएगा वहाँ पे। और अगर भाई अगर नहीं पढ़ने वाला तो उसको आप कितना भी कर लीजिए नहीं, लेकिन माहौल अच्छा है वहाँ का, खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, और टीचर्स अच्छे, क्योंकि ढेर सारी कोचिंगें हैं। आप कोई भी कोचिंग ऑप्शन है आपके पास कि ये कोचिंग नहीं अच्छी लग रही है तो हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फीडबैक पहले से ही ले लीजिए बच्चों से कि कैसा होता है वहाँ पे। तो डिपेंड, एक कोटा जो है माहौल अच्छा है तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप BMS कहाँ से करने गए? BMS सर मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ गोमांतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, जो कि गोवा में पड़ता है। गोवा? जी। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग घूमने गोवा जाते हैं, आप गोवा पढ़ने गए। कैसा रहा गोवा का अनुभव? गोवा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 5.5 साल जो वहाँ मैंने अपने BMS की लाइफ जर्नी वहाँ की है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं वो समझ में आया। कैसा है गोवा? मतलब हमने सिर्फ सिनेमा में देखा है जी। हमने लोगों के सपनों बकेट लिस्ट वाला वो एक शहर है। अमूमन हमको लगता है कि नॉर्थ इंडिया का तो हर एक युवा का बकेट लिस्ट गोवा है। सही और बात आप वहाँ 5.5 साल रह के आए हैं, तो एक टूरिस्ट, एक स्टूडेंट, कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से गोवा अच्छी जगह है, क्योंकि टूरिस्ट तो अब जैसे आपने बोला, टूरिस्ट तो सभी जानते हैं कि वहाँ एज ए टूरिस्ट के तौर पे सभी जाना चाहते हैं, बकेट लिस्ट वाला काम है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए जो वहाँ की नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट हैं वहाँ पे जो कि काफ़ी क्रिएटिव हैं, ठीक है। उनको यही नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे हैं तो या उसी को ही जगह, उनके पास टैलेंट है वहाँ पे, लोग सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे कि आप कोई फुटबॉल प्लेयर अच्छा है, कोई क्रिएटिव जर्नलिज्म में क्रिएटिविटी है, किसी की अदर सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी है। माहौल वहाँ गोवा का काफ़ी अच्छा शांतिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो पोल्यूशन और पॉपुलेशन भी बहुत मायने रखता है एक शहर के लिए, तो उस हिसाब से वो एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा और सुखद है वहाँ पे। उसके बाद मतलब आपका वो कोर्स कितने दिनों का रहा वहाँ कोर्स पे? सर मेरा हमारा होता है 5.5 साल का। 5.5 जिसमें कि आपका थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करिए आप। जैसे ये 4 साल का हमारा जो होता है वो 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल जो होता है वो इंटर्नशिप होता है। उस इंटर्नशिप में जैसे जो गोवा का रूल और रेगुलेशन था उसमें आपको 9 महीने आपको हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल जो था उसमें आपको इंटर्नशिप करनी थी, और 3 महीने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे। अब जैसे हर स्टेट का पैटर्न अलग है, जैसे हमारे यूपी में क्या है कि 6 महीने आयुर्वेद हॉस्पिटल और 6 महीने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये बताइए कि जब BMS के लिए आपने कहा तो आपके पास और कौन से कॉलेज ऑप्शन के तौर पे हैं? मतलब जैसे हम बात करते हैं ना रैंकिंग के, तो आप टॉप 5 कॉलेज अगर बता सकें उसके, तो वो टॉप 5 कॉलेजेस में देखिए, उस टाइम तो जब इंसान नया नया रहता है तो उतना कुछ उसको रहता नहीं, लेकिन हाँ अब आप जिसे इस टाइम मुझसे पूछ रहे हैं, तो अब अगर मुझे बोला जाए तो देखिए, अभी गोवा में जो है एक तो मेरा कॉलेज खुद ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद पास में ही बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ पर KLE कॉलेज है। फिर कर्नाटक में ही हसन कॉलेज है वहाँ पे, और फिर आपके यूपी में या फिर दिल्ली में आ जाइए चौधरी ब्रह्म प्रकाश है, ठीक है। और गवर्नमेंट में जाएंगे तो अपना जहाँ हम इस टाइम बैठे हैं BHU, ये भी अपने पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माना जाता है BMS के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जितने भी राजकीय कॉलेज हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वो अय्या हो गया, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि दिल्ली में है, ठीक है। उसका एक ब्रांच जो कि हमारा यहाँ पे गोवा में अभी जस्ट कुछ ही महीनों पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो वहाँ पर भी अभी स्टार्ट हुआ है ये।
तो कई सारे कॉलेजेस अब आ गए हैं। शायद उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था 2014 में तो उतने कॉलेजेस नहीं थे, बट अब शायद कॉलेजों की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। गोवा में बीएमएस करने के बाद इंटर्नशिप, क्या पेड इंटर्नशिप था या अनपेड इंटर्नशिप? नहीं, पेड था, क्योंकि एज हमारा गवर्नमेंट जो कॉलेज था एक तरह से सेमी गवर्नमेंट बोलिए या तो प्राइवेट ही बोल दीजिए उसे। तो प्राइवेट में मोस्टली जो इंडिया में होता है कि आपको पेड नहीं करते हैं, कुछ ही कॉलेज जो होंगे वही शायद पेड करते हैं। तो बट हमारे कॉलेज लकीली की पेड करती थी। लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने 3000 था हमारा, बट जाके फिर थोड़ा हम लोगों ने बोला कि अगर हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वर्कलोड भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब इन्होंने हम लोग का 6 या 7 महीना बीता तो फिर हमारे स्टाइपेंड थोड़े उन्होंने 3 से 5 कर दिए। बल्कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे मिलते हैं। जैसे अब BHU में है तो BHU में लगभग आपको 27,000 रुपये महीने मिलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा क्या काफ़ी फ़र्क आ जाता है स्टाइपेंड में अगर देखा जाए। गवर्नमेंट और प्राइवेट के फ़ी में भी तो बड़ा फ़र्क रहा होगा। काफ़ी फ़र्क रहता है सर। तो वो कैसे मैनेज करते रहे आप? अब वो मैनेज सर, तो अब उस फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ना होता तो उस टाइम इंसान 12 पास करने के बाद क्या ही रहता है, कुछ नहीं। फैमिली सपोर्ट की वजह से ही हुआ। BHU आना कैसे हुआ आपका? BHU आना सर, जब वहाँ से कोर्स कंप्लीट किया तो पहले ये था कि MD किया जाए, मास्टर्स जो हमारे होते हैं कि ना किया जाए। तो मेरा कुछ ज़्यादा उतना मूड नहीं बन रहा था MD करने का। तो मैंने कुछ दिन वहाँ पे गोवा में ही हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एज ए RMO मैं वहाँ करता था कि मैंने सोचा कि लो थोड़ा सा RMO के बारे में बताइए। कि रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कि हर हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनको आप पेड सर्विस पे रखते हैं। वो क्या आप ड्यूटी फिक्स होती है, आप नाइट करिए, मॉर्निंग करिए, इवनिंग या रोटेटरी मोड पे उनके चार्ट्स बनते हैं और सारी कैजुअलिटी देखना, ठीक है, एडमिट पेशेंट देखना, या किसी अगर बड़े हॉस्पिटल हैं तो वो सेक्टर वाइज आपको डिवाइड करते हैं। अच्छा। कि मतलब आप इस डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है या इस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जनरल ये सर्जरी में लगा दी ड्यूटी, या तो फिर कहीं अलग डिपार्टमेंट में लगा दी आपकी ड्यूटी। और छोटा हॉस्पिटल है तो उसमें आपको सब कवर करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने एक साल से भी कम समय वहाँ दिया। बाद में फिर मैं आ गया अपने यहाँ UP में आ गया। फिर यहाँ भी 1 साल मैंने हॉस्पिटल किया लखनऊ में, और फिर अपने घर के पास हॉस्पिटल में अगर आप नाम बताना चाहें? सर नाम तो रहने ही दीजिए अगर रहे, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल मैंने हर एक्सपर्ट के तौर पे ना थोड़े 2-3 जगह ऐसे ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है। ठीक। तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं, शायद अपने सीनियर से कांटेक्ट में मैं रहता था, तो उसमें फिर मुझे लगा कि शायद सिर्फ BMS से ही शायद काम ना चले, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ तो एक स्किल होनी चाहिए कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कुछ, कि आप बोल सके कि हाँ मैं इसका एक हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। BMS क्या है कि वो ऑल सब देख रहा है, तो BMS लेकिन स्पेशलाइजेशन में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने काफ़ी पता किया MD के लिए तैयारी करने। फिर मैं थोड़ा समय लेकर गया लखनऊ, ठीक है। वहाँ पर हमारे एक सर थे, गंगवार सर, जो कि वहाँ पर वो कोचिंग देते थे बच्चों को। तो वहाँ गया। मीनवाइल मैं हॉस्पिटल भी करता था और वो भी करता था, तैयारी भी करता था। तो 4-5 महीने ही बीते, तब तक BHU का हमारा मैंने पता करके रखा था कि यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पंचकर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्षार सूत्र, अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्स आते हैं। तो पंचकर्मा में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने इस कोर्स को फिल करके रखा हुआ था। तो 3-4 महीने बीते मेरे लखनऊ में। उसके बाद फिर जो है कि इनका कॉल लेटर आया कि आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं आया और प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, फाइनली सेलेक्ट हुआ मैं। इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन पंचकर्मा आपने बताया, तो इसमें कैसे एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सर इसका एडमिशन जो ये हर साल जो है फॉर्म आता है, ऑनलाइन BHU के साइट पे आता है। तो BHU के साइट पे, जैसे कि कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था उस टाइम, तो ये श्योरिटी नहीं थी कि उस टाइम क्या था कि पहले एक फ़िक्स समय था कि मई जून में आ जाता था, उस टाइम काफ़ी लेट आया था, तो सारा प्रोसेस लेट हुआ। अब क्या है, इस साल शायद मैं जो है कि मई के फर्स्ट वीक में सुनने को है कि सारे फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद 1-2 महीने जो भी उनका प्रोसेस लगे, उसके बाद वो आपको ईमेल करेंगे, मेल के थ्रू आपको वो बुलाएंगे, ठीक है। बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर वो करवाते हैं आपका एग्ज़ाम, और अगर बच्चे ज़्यादा नहीं रहते हैं तो वो करवाते हैं इंटरव्यू डायरेक्ट। हाँ, 7 सीट है अभी तक पंचकर्मा में। अच्छा, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पंचकर्मा के लिए 7 सीटें हैं। तो उसी पे जो बच्चे चाहते हैं, इच्छुक हों, वो फॉर्म भरें और आएँ और यहाँ पे BHU का लाभ उठाएँ। कैसे, मतलब इसमें होता क्या, पंचकर्मा में होता क्या? देखिए, पंचकर्मा जो हमारा प्रोसेस है वो 5 कर्म से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा तो शायद वो फिर हमारा पंचकर्मा ही सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर सुपरफिशियल लेयर से बोलूँ कि कौन से पेशेंट आते हैं वहाँ पे, तो जैसे कि वहाँ पे जो है जोड़ों से जितने भी रिलेटेड पेशेंट हैं, घुटनों में दर्द है,
ठीक है, कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरालाइज पेशेंट है, मतलब जो पक्षाघात के पेशेंट हैं वो आएंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो लोग आते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, उनके भी हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। अच्छा जी। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि स्ट्रेस, एंजाइटी, और जैसे कि हम लोग इसको अभी तक तो मतलब मेरी समझ ये थी कि साइकोलॉजी के थ्रू इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं, और मेरा ये जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात भी करते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। जी। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस को नॉर्मली लोग चिंता बोलते हैं, ठीक है, चिंता। अब स्ट्रेस मेरे हिसाब से, देखिए, स्ट्रेस होना भी अच्छी बात है। वो दो तरह से ले सकते हैं हम, एक अच्छा स्ट्रेस और एक बुरा स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा स्ट्रेस तब है कि जैसे आपको एग्ज़ाम आ रहा है, आपको स्ट्रेस नहीं आएगी तो आप पढ़ाई करेंगे ही नहीं। अगर आपको चिंता नहीं होगी तो आप पढ़ाई करेंगे ही नहीं उसके बारे में। आप बोलेंगे कि यार कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अगर स्ट्रेस है तो आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं मुझे पास होना है, मुझे आगे एकेडमिक में जाना है। और तो ये हो गया एक हेल्दी स्ट्रेस, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो निगेटिव स्ट्रेस अपना है, कि अगर हम स्ट्रेस ले लिए हैं और उसी चिंता में हम घुले जा रहे हैं, ठीक है, कोई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो चिंता शायद आपको कहीं ना कहीं एक बंदिश लगा देगी, रोक के रख देगी, ठीक है, कि आप फिर सोचने में ही मजबूर हो जाएंगे, कुछ और काम अपना नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। और स्ट्रेस मोस्टली लोग, देखिए, आजकल ले रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो मैं यहाँ देखता हूँ, हमारा मेन मोटो भी वही है कि हम विद्यार्थियों के बारे में जानें। लेकिन उससे पहले जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस, अभी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, अब एंजाइटी, अगर हम स्ट्रेस को लंबे समय तक ले जा रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस को सोचते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके एंजाइटी का रूप ले लेगा। उस एंजाइटी में फिर आपको होगा घबराहट, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको घबराहट होगा, फिर आप सांस फूलेगी, आपको मतलब कुछ अलग अलग। स्ट्रेस ने अगर साथ छोड़ दिया है तो भी एंजाइटी बना रहेगा। अगर एक बार एंजाइटी ने वो आपके साथ हाथ जोड़ लिया है, ले लिया है साथ आपका, तो स्ट्रेस चला जाएगा, लेकिन आप एंजाइटी को पकड़ के बैठे रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको मैनेज करना है कि आप कितनी से कितनी जल्दी स्ट्रेस से बाहर निकल सके, क्योंकि अगर स्ट्रेस रहा तो एंजाइटी ज़रूर ले लेगा कुछ दिनों में। और डिप्रेशन का तो सर ऐसा है कि डिप्रेशन में लोग क्या है कि फेलियर जो है उनका, उसको लेके वो बैठ जाते हैं डिप्रेशन से, ठीक है। वहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जब वो अपने आप को ही दोष देने लगते हैं कि नहीं, मैं ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं ही इस चीज़ के लिए हूँ। तो डिप्रेशन, तो वहाँ पर आ जाता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन में जो सबसे बुरी चीज़ है वो है सुसाइडल टेंडेंसी, जो कि सुसाइड करने पे इंसान को मजबूर करने लगता है। कुछ डाटा वगैरह इसका आपके पास है कि मतलब जैसे स्टूडेंट में, खास तौर से मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ क्योंकि हमारा चैनल जो है वो स्टूडेंट को लेकर के प्रेफर करता है, तो हम इस पे बस यही जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट से रिलेटेड कोई डाटा है आपके पास? सर देखिए, अगर मैं जनरल डाटा बात करूँ कि जो हमारे ये एकेडमिक को लेके, जैसे अब एकेडमिक की बात हो रही है, तो स्ट्रेस आई थिंक नियर अबाउट, देखिए 35% जो स्टूडेंट है वो स्ट्रेस से इस टाइम जूझ रहा है, ठीक है। 37% जो है वो एंजाइटी से जूझ रहा है। और डिप्रेशन का जो डाटा अगर मैंने देखा है गूगल के थ्रू या किसी और किताब के थ्रू जाके अगर मैंने सर्च किया, तो मुझे मिला कि 81% जो स्टूडेंट हैं वो एकेडमिक रिज़ल्ट आने के फियर से, उसमें एंजाइटी डिप्रेशन दोनों को मिला के, तो 81% जो स्टूडेंट हैं वो उससे ग्रसित हो रहे हैं। और अगर यूनिसेफ की बात करें, ठीक है, यूनिसेफ जो हमारे एक संगठन जो है, उसके थ्रू 7 में से 1 स्टूडेंट जो है 15 से 24 साल की उम्र का, उसमें से 7 में से अगर एक को मतलब एक जो है वो डिप्रेशन से ग्रसित ज़रूर है। ये मतलब एक गंभीर बीमारी है। बिल्कुल। तो मतलब एक चीज़ ये बताइए कि मान लीजिए मैं स्ट्रेस में हूँ जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ कि एंजाइटी में हूँ कि डिप्रेशन में हूँ? क्योंकि एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी है, मैं जानूंगा कैसे इस चीज़ को? देखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं, जैसे आप स्ट्रेस इंसान कब लेता है, आज मुझे 10 पन्ने पढ़ने हैं किताब के, हमने 2 ही पढ़े, तो वहाँ उसको स्ट्रेस होने लगा कि यार मैं 10 पन्ने कवर किया था, 10 पन्ने की सोचा था, नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को वो सोचता रहेगा, उसको थोड़ा थोड़ा दुख होता रहेगा अंदर ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो एक जगह स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा कि यार मुझे ये करना था, मैंने ये नहीं किया, ये करना था, ये नहीं किया। वो सोचता रहेगा। तो उसके बाद उसको ये रहेगा कि मुझे आगे का क्या प्लान बनाना है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अपना पिछला टारगेट पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो इस दौरान जैसे जब आप सोच रहे हैं किसी चीज़ पे, चिंता अगर आप एक चीज़ पे ला दिए हैं, तो वही जो है आपका स्ट्रेस वहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा कि आप कहीं तो रुक चुके हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो दिन भर में,
लेकिन घूम फिर के हम एक ही Mind टॉपिक वहीं पे जा रहा है, पहुंच रहे हैं हाँ। कि तो ये दिखाता है कि हम स्ट्रेस में स्ट्रेस हैं। है। अच्छा, एंजाइटी को कैसे देखिए find out करेंगे? एनजाइटी में जब मैंने आपको बोला ना कि आप सांस फूलने लगेगी आपकी, सोच रहे हैं किसी चीज़ को, चल रहे हैं उसी के बारे में घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मन कर रहा है कहीं और चले जाएं या फिर किसी गलत नशे की ओर चले जाएं। अच्छा, ठीक मतलब है? जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ, आप मुझे अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो आप उसको ठीक जी करिएगा। जी जी कि मान लीजिए कि जैसे मेरे रिजल्ट के, मैं किसी किताब को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को लेकर के बैठा हूँ, मैं वहाँ पे स्टक हूँ और अब उस स्टक को दूर करने के लिए या तो मुझे डर हो रहा है या मैं नशे की तरफ जा रहा हूँ या मैं सो नहीं पा रहा हूँ, घूम फिर के मैं सारी चीज़ें, तो ये एक एंजाइटी के लेवल तक हम पहुँच चुके हैं। तो अच्छा, डिप्रेशन में फिर क्या? देखिए कैसे डिप्रेशन में पहुंचे तो जैसे मैंने डिप्रेशन बोला कि फेलियर जो होता है उसको लेके इंसान बैठा है। लव ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसमें इंसान उसी में डूबा चला जा रहा है कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई या छोड़ के क्यों चला गया, ठीक है, उसको सोचता ही रह रहा है, सोचता ही रह रहा है, सोचता ही रह रहा है। एक टाइम आएगा कि जब उसे लगे कि नहीं, अब मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है, ठीक है, फेल हो गया, यूपीएससी हो गए या फिर नीट के हो गए लोग या फिर अदर बहुत सारे एग्जाम है, आईआईटी के हो गए, दे रहे हैं, 3 बार 4 बार अटेम्प्ट किए, नहीं क्लियर हो रहा है, तो बाद में वो आ जाते हैं डिप्रेशन मोड में। क्योंकि यूपीएससी वालों को खासकर देखा गया कि उनके अंदर डिप्रेशन मोड जल्दी आता है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद भी अगर उनका नहीं हो रहा है, 4 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ आ जाता है डिप्रेशन मोड। तो उसमें और उसके बाद डिप्रेशन कई तरह से हो जाएगा आपको। आपके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है, कि आप उससे अभी तक उभर नहीं पाए, सेक्सुअल असॉल्ट होता है बच्चों के साथ, ठीक है, या फिर कुछ और आपको मारपीट हुआ या फिर घर में देखा आपने मारपीट, माँ बाप के बीच में मारपीट देखा बचपन में, तो उन सब चीज़ों का आप पे जो है ना इम्प्रिंट पड़ता रहता है, आपके दिमाग पे वो छपता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो होता है, मान लीजिए आपको कोई डिसऑर्डर है, मान लीजिए आप छोटे कद के हैं, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप उसको लेके डिप्रेस रहेंगे कि यार लोग यहाँ नॉर्मली चल रहे हैं, मैं छोटे कद का हूँ या मेरे अंदर कोई बीमारी है या वो हो, तो बीमारी लॉन्ग टर्म जो बीमारी होती है उससे भी डिप्रेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई 30 साल 32 साल का पेशेंट है, वो उसको पैरालाइज हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, तो अचानक से हो गया, ठीक है, वो बैठा हुआ है, बेड पे है, अब कितने दिन वो बेड पे रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसका दिमाग एक बार डिप्रेशन में जाएगा कि यार दुनिया चल रही है, फिर रही है, कूद रही है और मैं यहाँ पर अपना पैरालाइज होके, मुझे भगवान ने, मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि यहाँ पर ऐसा हो गया। हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं जो कुछ, हाँ, मेरा यही अगला बात था कि कोई अनुभव आपका ऐसा रहा हो जो थोड़ा सा आप बता सकें। जी, जैसे कि हमारे में जैसे लेट में, तो फिर लेट रिस्पांस हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा भी हो, हमारे जो प्रोफेसर्स डॉक्टर्स पंचकर्मा में हैं वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उनके रिलेटिव से जब मैं बात करता था तो उनको यही था कि ये इतने दिन से 1-2 साल हो गए हैं, कोरोना के टाइम उनको ऐसा हुआ था, तो उतने टाइम से जब से वो पढ़ी हैं तो अब वो धीरे धीरे कभी कभी सोचती रहती हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने ही क्या गलती की थी ऐसी, ठीक है, क्योंकि यंग एज है, 35 कोई बहुत बड़ी एज नहीं है, ठीक है, मैरिड हैं, बच्चा भी एक उनको है। अच्छा। तो अब ना तो वो अपने बच्चे को संभाल पा रही हैं, ना परिवार को संभाल पा रही हैं, बस बेड पर लेटी हुई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन आता है। फिर एक पेशेंट हमें मिला था जो कि सोरियासिस, कुष्ठ का पेशेंट था, ठीक है, वो बच्चा था नियर अबाउट 24-25 साल का, ठीक है। तो वो हमारे में एक प्रोसीजर होता है वमन कर्म, जो हम लोग सोरियासिस पेशेंट को करवाते हैं, उसमें हम वॉमिटिंग के थ्रू जो है उसके दोष को, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो करते हैं, वो टॉक्सिसिटी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब वो मैं करवा रहा था, उसका सुबह 6 बजे प्रोसीजर हो रहा था, तो वो करते करते बीच में ही रोने लगा। मैंने बोला क्या हुआ, पी नहीं पा रहे हो, मतलब उसमें हम लोग काढ़ा पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसके। तो बोला नहीं ऐसा नहीं, पर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो कोई गलती की नहीं थी अभी तक। तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन मोड में जा रहा था। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जब तुम खाना बाहर का इधर उधर खाते हो, बहुत सारी चीज़ें गलत हैबिटें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीच में आके तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो डिप्रेशन के पेशेंट को तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना आप उसको बात से ठीक कर ले जाइए तो उतना अच्छा है उसके लिए। तो ये जैसे एक चीज़, जैसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी इस पे कहता है कि जैसे डिप्रेशन में जब भी किसी को मैं पाता हूँ या जैसा लगता है कि वो बड़ा चुप से रहते हैं, आसपास के लोगों से बात करने में सहज नहीं महसूस करते जी। कैसे? अब मान लीजिए कि अगर कोई किसी डर में है और आप डायरेक्टली उसका डर तो पूछ नहीं सकते क्योंकि वो बताएगा भी नहीं, बिल्कुल, तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे मतलब उसको टैकल करे कोई? देखिए, टैकल करने की जहाँ तक बात है कि अगर बच्चा है वो और पेरेंट्स के संरक्षण में रह रहा है, तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या आजकल कर रहा है। ये नहीं कि हमने उसको खुली छूट दे दी, 12 पास हो गया है तब मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी तो है उसके अंदर, लेकिन वो किस किस फेज से गुजर रहा है, पेरेंट्स को ध्यान दें। अगर उनको ज़रा सा भी लगे कि ये डिप्रेसिव मोड में है तो तुरंत पहले तो इसको काउंसलर के पास ले जाएं, ठीक है। वो काउंसलिंग करके बताएगा कि
किस लेवल का कैसा क्या है इनको, ठीक है। या तो काउंसलर से ले जाने से पहले कि आई थिंक पेरेंट्स को घर पे ही बिठा के बच्चे को प्यार से एज अ फ्रेंड बात करें, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जा रहा है तो आप उसको डांट के मार के नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उससे टैकल करें कि भाई आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्या मतलब आप जो भी है आप मुझे बताइए। तो वहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। फिर अगर बच्चा मैच्योर है, ठीक है, मतलब वो 30-35 साल का हो चुका है, फिर उसको डिप्रेशन में हो, तो उसको समझना चाहिए कि यार ऐसा अगर मेरे साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, तो मुझे डॉक्टर से जल्द जाके मिलना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ अगर वो जितनी जल्दी पहुँच जाएगा उतना जल्दी उसको डॉक्टर टैकल कर लेगा उस सिचुएशन को, ठीक है। अब जैसे हमारे पंचकर्मा में अगर आएगा तो हम उसको सारा उसकी हिस्ट्री लेंगे, सब कुछ लेंगे, सब कुछ बताएंगे। जो हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर्स लोग हैं यहाँ पे पंचकर्मा में, तो उनके सानिध्य में जितना हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो उनके थ्रू यही है कि भाई आप काउंसलिंग करिए, पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए अच्छे से, उसके बाद जो प्रोसेस हो सकता है वो हम कर सकते हैं उस पर। थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा क्या कम संजीदा हो गए हैं इन चीज़ों को लेकर के। हम लोग मतलब मजाक उड़ाने में, माहौल बनाने में ज़्यादा, ये भी एक कारण आपको लगता है क्या कि लोग बात करने से भी डरते हैं? बात करने से डरते हैं, हाँ, क्योंकि अगर आप आज की सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अगर आप अपनी कोई कमजोरी या अपनी कुछ दिक्कत बता रहे हैं तो शायद अगर सामने आपके 10 लोग हैं, कोई एक आपको हमदर्दी जताएगा, बाकी 9 मजे लेके चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो वही सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए कि मैं डीएम बनना चाहता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। शायद उनमें से मैं भी एक हूँ जी, कि क्योंकि मुझे लोगों से डर है कि पता नहीं मैं इनको कुछ बात कहूँगा और वो इसको कैसे लेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है भविष्य में मेरा, अगर मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाया तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कैसे लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है? देखिए, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को एक ट्राई देते हैं, ठीक है। आप भगवान तो है नहीं कि आपको पता है कि नहीं मेरा इसमें हो ही जाएगा, लेकिन आपने अपना अगर 100% दिया है, तो 100% देने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो आई थिंक वहाँ आपकी गलती नहीं है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि वो अगर किसी चीज़ के लिए, कोई भी इंसान, अगर आप हैं प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एक अटेम्प्ट किए, 2 अटेम्प्ट किए, नहीं हुआ, लेकिन आपने किसी को बताया है कि हाँ मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो बाद में उस जो पर्सन को आपको हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये करियर का सवाल है। और इंसान करियर में, चलिए यहाँ नहीं सफल हुआ तो कहीं और तो सफल होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ देखिए, पढ़ाई जो है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। आपने तैयारी की है, अगर 100% दिया है तो शायद आपको वो यूपीएससी तो नहीं निकलवा सकती, लेकिन शायद कहीं और आपको ला सकती है अच्छे पोजीशन पे, ठीक है। और प्लस मैं तो ये भी कहूँगा कि एक ही टारगेट बना के मत रखिए लाइफ में, कि हमेशा ऑप्शन ए ऑप्शन बी लेके चलिए कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा आगे, ठीक है। क्योंकि मैं वही बोला ना कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हम सिर्फ एफर्ट करते हैं, हम सिर्फ प्रयास करते हैं। जो होना ना होना वो तो भगवान के हाथ में। क्योंकि एक, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक, 100% में से 99% आपका प्रयास होता है और 1% किस्मत होती है। ये आप एक साइंस के विद्यार्थी हैं और आपका बड़ा जोर किस्मत और भगवान पे है। तो कैसे, मतलब जैसे हम तो बात करते हैं कि जैसे अमूमन के एथिस्ट हैं या फिर तमाम तरह के भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कैसे डॉक्टर आशुतोष कैसे देखते हैं? कौन है डॉक्टर आशुतोष के भगवान? नहीं, मेरे भगवान एक, देखिए, जो अगर आप साइंटिफिक वे में बोलेंगे तो एक एनर्जी है। लोग बोलते हैं ना कि एक एनर्जी है जो इस सृष्टि को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। भगवान क्या, मैं महादेव को भी मानता हूँ, मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मुस्लिम फैमिली में भी जाता हूँ या फिर क्रिश्चियन फैमिली, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो मुस्लिम भी हैं, वो मतलब क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों से भी मिलता हूँ तो उनकी जो भी फैमिली है, जो भी है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं फैमिली से ही आता है। अगर आप घर में पूजा पाठ करते देख रहे हैं पापा को, मम्मी को, सबको, तो वो कहीं ना कहीं से आता है। अब जब आप धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, समझते हैं कि, तो लगता है कि नहीं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ठीक है। तो मैं तो मानता हूँ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अब वो एनर्जी फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वो उन्हीं को पता है, लेकिन मैं मानता हूँ। और आई थिंक वही है, जैसे मैंने बोला कि 99% आपकी मेहनत है, 1% आपकी किस्मत है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको कल एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी, अब आपको लूज़ मोशन हो गया, फीवर हो जाए और आप ना ही जा पाएँ, तो आप क्या कर लेंगे? आपने एफर्ट तो 99% किया ना, लेकिन आपकी किस्मत वहाँ तक पहुँचने नहीं दी आपको। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे कोरिलेशन लगता है, ये मेरा मानना है। मे भी शायद मैं गलत भी हूँ या सही भी हूँ, तो वो तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनकी भी एक्सपर्टीज़ होगी, अपने अपने अनुभव होंगे। वो तो अपना सब्जेक्टिव मामला है, सबके अपने अपने भगवान है और उनको अपने अपने हिसाब से मानने और समझने के तरीके। बिल्कुल।
डॉक्टर आशुतोष के को स्ट्रेस कभी होता है? बिल्कुल होता है। आई थिंक मेडिकल लाइफ में सभी को स्ट्रेस होता है। तो कहीं डॉक्टर ना कहीं आशुतोष उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए मैं दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, अपने मनपसंद का खाना खा लेता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सुनता हूँ, मूवीज़ में इंटरेस्ट है, मूवी देख लेता हूँ। मतलब जो हर एक चीज़ मुझसे पॉसिबल है कि जो मुझे लाइट फील कराए, ठीक है। क्योंकि अब ये जो वसंत ऋतु से लेके अभी तक अप्रैल तक का समय है, इसमें जैसे मैंने आपको एक वमन कर्म के बारे में बताया, ठीक है, वो प्रोसीजर हमारे इस टाइम बहुत होते हैं। लोग ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी होता है, प्लस जिसको सोरियासिस है उसके लिए भी होता है। अच्छा। तो इस टाइम इतने प्रोसीजर चल रहे हैं कि आप सुबह 6 बजे, मुझे 5:30 बजे आना पड़ता है। प्रोसीजर करा के 8:30 बजे जाऊँगा, रूम पे जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, फिर वापस 9:30 बजे आ जाऊँगा मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके। फिर मैं 2:30 बजे 3 बजे तक रहूँगा। तो हेक्टिक माहौल है, चल रहा है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है कि आप अगर उसी में मैं रहूँगा तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी इनका शिकार होने लगूँगा। तो मैं हमेशा माहौल सोचता हूँ कि चिल रखूँ। मेरे मित्र हैं यहाँ पे, तो जो अलग अलग फैकल्टी के हैं उनके साथ कभी बैठ लिए, कभी यहाँ की बातें हो गई, वहाँ की बातें हो गई, तो सब चलता रहता है यहाँ पे। आप जैसे कि स्कूलिंग करने के बाद गोवा गए, फिर जी। कोटा गए, फिर लखनऊ गए, अब बनारस। जी तो मतलब 4-5 जगह तो आप मुख्य रूप से रहे भी हैं और अच्छे समय तक आप रहे हैं। जी। कितना मदद करता है आपको ये डाइवर्सिटी आपके जीवन में? आई थिंक डाइवर्सिटी जो है ज़रूरी है। अगर एक ही जगह इंसान पड़ा रह जाएगा ना, तो उसको आगे क्या चल रहा है हमारे मतलब देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। आप जब कहीं से कहीं निकलते हैं, मैं जैसे यूपी में था, बचपन पूरा जौनपुर में गुजारा, सब कुछ गुजारा। उसके बाद जब गोवा गया तो वहाँ के कल्चर के बारे में मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी कल्चर है, यहाँ पे ऐसा भी खाना मिलता कैसा है? थोड़ा कुछ बताइए उसके वहाँ का बारे देखिए, वो पोर्तुगीज़ लोग वहाँ पे थे, वहाँ से उनको बाद में इवैक्यूएट किया गया, वो छोड़ के गए। तो वो पोर्तुगीज़ जो एक इन्फ्लुएंस है वो अभी भी वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोवा का कल्चर जो है कि अच्छा है। वहाँ पे लोग अपना जो खाना पीना है थोड़ा हमारे यहाँ से काफ़ी हट के है। वहाँ पाव जो हम लोग बोलते हैं, बन जिसको होता है, उसका उपयोग ज़्यादा है क्योंकि वो पोर्तुगीज़ टाइम से था, तो वो अभी कल्चर चला आ रहा है। अच्छा। वहाँ बहुत सारे हिंदू ही घर की मैं बात करूँ, नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हिंदू घर की भी बात करूँगा तो वहाँ पे भी बहुत जगह घर ऐसे हैं जहाँ रोटी नहीं बनती है, पाव ही खाया जाता है। अच्छा। ठीक है, सुबह शाम, मतलब हाँ, रोटी नहीं बनेगी, ब्रेड ही कॉन्सेप्ट में हाँ। है। क्योंकि हमारे जब हम वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे तो एक लेडी आई थी अपनी बच्ची को लेके कि ऐसे दिखाने के लिए कि पेट में दिक्कत है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अच्छे से। तो हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला कि आप इसको रोटी खिलाइए पाव की जगह। तो वो बेटी थी लगभग 18-19 साल की। तो उसने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी रोटी क्या होती है। तो अब वो मतलब उनके घर में, तो उनके सर भी हमारे शॉक हो गए। उन्होंने पूछा कि मतलब रोटी क्या होती है ये करके। देखिए सर, उन्होंने मतलब बोला कि हमारे भारत में तो रोटी और चावल, मतलब गेहूं और चावल दो ऐसी चीजें कि मतलब अमूमन पूरे भारत में खाई भारत जाती में है। तो ये तो मेरे लिए भी पहली बार है जी। कि तो कोई उन्होंने वो पूछा कि भाई आपकी बेटी रोटी नहीं जान रही है क्या, आप लोग रोटी वोटी कुछ नहीं बनाते? बोले कि सर देखिए, वर्किंग वूमेन हूँ मैं, हस्बैंड भी मेरे बाहर रहते हैं, वो भी वर्क करते हैं। तो सुबह उठते हैं, चावल डाल देते हैं, ग्रेवी बना दिया कुछ, चले गए, ठीक है। शाम को आए, पाव वाला आया, गरम गरम पाव ले लिए, ग्रेवी ले लिए, यही शेड्यूल चल ही रहा है। वो बचपन से यही देख रही है। तो रोटी बनाने का किसको टाइम है? संडे है, संडे को लोग सोचते हैं चलो थोड़ा देर तक सो ले, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है। लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आएंगे तो रोटी तो मिलेगा ही खाने को घूम फिर के अगर आएंगे तो इसी वजह से है, वातावरण अच्छा है। और जैसे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला था, वो तो है ही, ठीक है। गोवा को एक अपने भारत का जन्नत तो बोलते ही हैं वहाँ पे, और है देखने लायक है। मुझे तो बोलूँगा कि सबको एक ना एक बार लाइफ में जाना चाहिए। और ये बताइए कि जैसे बीएचयू में पंचकर्मा विभाग में पीजी डिप्लोमा होता है, क्या इसमें मेन कोर्स वगैरह जैसे भी चीज़ें हैं? मेन कोर्स आपका जो हमारा जैसे कि आयुर्वेद विभाग में बीएमएस होता है, जो कि मैं करके आया हूँ, 5.5 साल का कोर्स वो यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग वो तो होते ही हैं, हाँ। ठीक है। तो आयुर्वेद से रिलेटेड जो है, अगर बीएमएस के बाद आप फिर एमडी कर सकते हैं, ठीक है। एमडी हो गया, एमएस हो गया, वो आपका यहाँ 3 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। आयुर्वेद फैकल्टी का एंट्रेंस क्लियर करिए और उसके बाद आप जो है एडमिशन लीजिए 3 साल का। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं हूँ, तो मैंने पंचकर्मा चूज़ किया।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पंचकर्मा। ऐसे ही सर्जरी में भी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्षार सूत्र, ठीक है, जो बवासीर भगंदर इन सब को लेके जो क्षार सूत्र जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं इसको धागा वाला ट्रीटमेंट, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, वो क्षार सूत्र नहीं समझ पाते हैं, तो वो सब जो है वो भी यहाँ पर है कोर्स 2 साल का। ड्यूरेशन इसकी 2 साल की है, ठीक है। गायनी में जाएंगे, जो स्त्री रोग के हैं उनके भी अलग अलग कोर्स हैं, कोई 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स है। फिर आप चाइल्ड में जाएंगे, बाल रोग में, पीडियाट्रिक में, वहाँ भी 2 साल का कोर्स है। थेरेपिस्ट का भी, मतलब जो 12th पास किए हैं उनके लिए थेरेपिस्ट का कोर्स है, ठीक है, कि बच्चों को कैसे मसाज करते हैं, ठीक है, वो कोर्स उसमें 1 साल का है। ये थोड़ा सा इसको बताइए, ये 12th बाद वाली जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। इसके बारे में बताइए कि 12th के बाद थेरेपिस्ट वाला में वो क्या है, कैसे वो किया जा कोर्स सकता जैसे कि जो बच्चों को, जो जैसे बड़ों को भी मसाज देते हैं, ठीक है, पंचकर्मा में बच्चों को भी देते हैं, तो वहाँ पर जो पीडिया है उसमें उन्होंने एक अलग कोर्स फ्रेम किया है जो कि 12th पास वालों के लिए, जो जिन्होंने 12th किया है और वो एज ए थेरेपिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 6 महीने साल भर का जो उनका कोर्स है वो आप थ्रू फॉर्म प्रोसीजर सारा सेम है। फॉर्म आएगा ऑनलाइन BHU की साइट पे, वहाँ पर आप जाइए, अपने को मतलब देखते रहिए, अपडेट करते रहिए कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद जाके वहाँ फिलअप करिए। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगी, उसके लिए काउंसलिंग है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा। आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो शायद उसमें मेरिट आपकी चेक की जाए 12th की, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो शायद आपको आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप करिए। अब तो जैसे बड़े बड़े संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और BHU, सभी बड़े बड़े संस्थान जो है हमारे, ठीक है, जामनगर के हैं तो खोल रहे हैं, तो उनमें थेरेपिस्ट की ज़रूरतें हो रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब ये एज एन कैरियर अपॉर्चुनिटी हाँ, है 12th के बाद। और जिस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट और आयुर्वेद का इसको बढ़ रहा है, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है लोगों के लिए। बढ़िया। डॉक्टर आशुतोष, एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे कि हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में एक जो सवाल अभी तक स्टक हो रहा है कि डिप्रेशन के लिए मान लीजिए कि हमको क्या, शुरुआत से हमको ध्यान क्या रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों के तरफ पहुँच ही ना पाए। देखिए, सवाल आपका बढ़िया है कि मतलब इसका उपाय क्या है, मतलब हम इससे दूर ही कैसे रहें। उपाय तो दूर की बात है कि हम इसके मतलब यहाँ तक हम पहुँच ही ना। तो देखिए स्ट्रेस, देखिए एक चीज़ जो है ना कि दुनिया बहुत जल्दी भाग रही है, बिल्कुल, मतलब सड़क की रफ्तार से अपने आप को मैच करना है, और इसमें ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। आप और हम चाहे जितनी भी बातें कर ले, होना स्वाभाविक है, सही बात। करे क्या उसके लिए कि ये चीज तक हम पहुंच ही ना पाए। सबसे पहले तो ये जरूर कि हम इसको आइडेंटिफाई कर लें जी, कि हम इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं। हाँ। और उसको हम वहीं पे रोक के वहां से पीछे ही लौट जाएं तो बेहतर है। देखिए, जैसे अगर स्ट्रेस की बात करें, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि हमें 10 पन्ने पढ़े हैं, हमने 2 ही पन्ने पढ़े, ठीक है, तो आप लंबा टारगेट सेट ही मत करिए ना, आप छोटे छोटे टारगेट को ले जाइए ना। आज मुझे 3 पेज पढ़ने हैं, तो शायद वो 3 पेज पढ़ने के बाद जो खुशी आपको होगी, वो 10 पेज जब आपने तय किया था और 2 पढ़ा था, वो आप चले गए थे थोड़ा निगेटिव मोड में, बिल्कुल, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप 2 या 3 पेज ही सेलेक्ट करिए, छोटे छोटे टारगेट से उठा के ले जाइए अपने आप को, तो वहाँ वो आपको जो है कि वहाँ तक पहुँचने की, आप स्ट्रेस के तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। फिर किसी चीज़ को, किसी विषय को लेकर अगर आपको चिंता है तो उसको शेयर करिए दोस्तों से या फिर घर वालों से, किसी को शेयर करिए, तो शायद कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने तक ही रखे रहेंगे तो शायद फिर आप वही है कि लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस रखेंगे तो एंजाइटी की ओर बढ़ जाएंगे अपने आप ही आप। तो जो भी है उसको छोटे से स्टार्ट करिए उसको, तो आप शायद आगे जाके उससे बचे रहेंगे, ठीक है। टारगेट छोटा सेट करिए, ठीक है, और अपने जो आपको मन करता है अपने को भी टाइम दीजिए, ठीक है। अब मुझे गाने सुनने का मन है, मैं गाना सुनूंगा, मुझे मूवी देखने का मन है, मैं मूवी देखूंगा, मुझे खाने का शौक़ है, मैं ये खाऊंगा। तो अपने को जिससे आपको थोड़ी खुशी मिलती है वो भी काम करिए, तभी शायद आप इस सबसे दूर रह पाएंगे। मतलब ये है कि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है, क्योंकि अगर हम खुश हैं तभी हम सामने वाले को खुश रख पाएंगे और चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एक जो समस्या ये ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया है, जहाँ पे दोस्ती, भरोसा और ये वो जैसी चीज़ें हैं शायद बहुत कमतर होती जा रही हैं। तो एक ये भी जरूरी है कि दोस्त यार हम घर से बाहर निकले और लोगों से मिले जुले, सबसे ज़्यादा। ताकि ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ हम इकलौते नहीं हैं जो चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, और भी लोग हैं जिनकी अपनी समस्या है और वो उससे डील कर रहे हैं। सही बात। तो वो एक हमको गंभीरता भी मिलेगी अपने आप को लेकर के कि इतना भी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, चीज़ों को अगर थोड़ा सेटल वे में किया जाए तो हो जाएंगे। अब जैसे कि बेसिकली मैं जैसे अभी आज जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। अभी 12th पास के स्टूडेंट
अब निकलेंगे कोचिंग के लिए, बिल्कुल। घर छोड़ेंगे। हाँ, ये बड़ा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि आजकल समस्या ऐसी, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो 10th और 12th के बाद एक 1-1.5 महीने का गैप होता था। जी। आजकल इतने भाग दौड़ हो चुके हैं कि लड़का 10th का एग्जाम देता है, हाँ। रिजल्ट का वेट नहीं करता है, वो 11th के लिए कोचिंग पकड़ लेता है। बिल्कुल। 12th का एग्जाम देता है, वो नहीं करता है, वो उसको आगे एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, बिल्कुल। उसके लिए वो भाग दौड़ में लग जाता है। क्या उसके लिए कुछ आप बता रहे थे? तो हाँ, तो जैसे वही मैं बोला कि अभी सबसे पहला स्ट्रेस और एंजाइटी आएगी लोगों को, होम सिकनेस जिसको बोलते हैं। अब घर छोड़ के ये जा रहे हैं, कभी घर छोड़ा नहीं है, बचपन से मम्मी पापा के साथ रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ना घर वाले हैं ना कोई है, पूरा नया माहौल है। ठीक है, अब नए माहौल में आपको अकेले रहना है, अकेले खाना है, अकेले पढ़ाई करना है, फिर धीरे धीरे आप कोप अप होंगे। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप जाते ये मत कर लीजिए कि नहीं अब यही मेरा मर मिटने का समय है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर यहाँ पे। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि जाएं, वहाँ सेटल हों, समझें लोगों को, पढ़ाई को समझें, सब कुछ समझें। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा खास कर की है कि अगर पेरेंट्स उनको दबाव ज़्यादा ना दें, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी करते हैं बेटा अगर तुम ये नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारा। अरे ऑप्शन बहुत है, आप आके तो देखिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, बीएचयू में आ जाइए। कुछ तो मैं अपना पर्सनल बोलता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग करके हैं सब्जेक्ट्स की जिनको यहाँ पर बीएचयू में डाला गया है। ठीक है, आने के बाद मुझे लगा अच्छा ये भी ऐसी भी पढ़ाई होती है, ये भी पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे ऑप्शन। अगर पेरेंट्स एक ही पे स्टिक हो जाएंगे, नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा या मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, तो आई थिंक वहाँ पर ही पहले से ही बच्चे को आपने प्रेशराइज करके भेज दिया है। अब बच्चा गया है नए माहौल में है, ना तो उसके दोस्त हैं ना तो उसके कोई घर वाले हैं। अब वो अकेले टैकल करना साइकोलॉजिकली बहुत उसको स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। तो बच्चों को तो बोलूँगा कि अगर वो 12th के बाद जा रहे हैं एकदम रिलैक्स रहें, ईजी वे में पढ़ें, जितना उनको हो सकता है उतना पढ़ें। ज़बरदस्ती प्रेशर करेंगे तो शायद वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ें, कंटिन्यूटी बना के रखें। ये नहीं कि आज 2 दिन पढ़ लिया, 5 दिन घूम रहे हैं फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी बना के रखें और एक लाइट वे में ले जाएं अपने पढ़ाई को। ठीक है, और वहीं पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि इतना भी ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए कि आपके बेटे को या बेटी को लगे कि नहीं अब ये नहीं निकला तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। ठीक है, तो हर चीज़ के साथ एक बैलेंस रखिए पेरेंट्स का और उनके जो बेटे या बेटी हैं उनके साथ उनका एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, तभी वो बाहर जाके कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर उनको कुछ अलग। और स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि यार आप लाइफ में 2 ऑप्शन लेके ज़रूर चलिए। ठीक है, 2 ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे ना तो अगर एक ऑप्शन आपका पूरा नहीं हुआ ना तो आपको वो आई थिंक पूरा अंधकार की ओर ले जाएगा। 2 ऑप्शन रखिए कि चलिए मैं नीट में अगर नहीं हुआ या आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं उसमें जा सकता हूँ। ये एक चीज़ आप उसमें बस कर सकते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन आपका हो वो उससे रिलेटेड हो, हाँ, ताकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनी रहे। और ज़्यादा समय भी मत दीजिए। मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 7-7 साल नीट की तैयारी की या उस टाइम CPMT चलता था उसकी तैयारी की, नहीं हुआ, टेंशन आया, डिप्रेस आया, उसके बाद उन्होंने आज वो मास्टर हैं। ठीक है मतलब गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ देखिए कहाँ वो डॉक्टर बनने जा रहे थे और कहाँ वो डायरेक्ट चले गए टीचिंग की ओर। हाँ, ठीक है, एज ए प्रोफेशन तो आप ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अगर टीचर ही बनना है तो आप 2 साल 3 साल, क्योंकि एक तो हमको अपनी एबिलिटी भी समझनी चाहिए। हाँ, कि मेरे अंदर कितना है, मैं कितना कर सकता हूँ। ये नहीं कि दबाव में आकर के नहीं यार एक बार और कोशिश करें, ये भी एक चीज़। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई है, कुछ कमी रही है तो आप उसको बेहतर कर सकते हो, तो फिर आप उस पर टाइम ट्राई करिए। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि मतलब हम जैसे होता है भाई, मुझे गणित अगर नहीं समझ में आती तो अब मैं चाहे कितना भी माथा उसमें फोड़ लूँ, मुझे नहीं आती। सही बात है, मैं उसमें एफर्ट लगा रहा हूँ। हो सकता है मुझे गणित नहीं आती है, मुझे हिंदी अच्छी आती है, मैं हिंदी की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल। अब यही है कि टाइम, देखिए जैसे आपने बोला कि दुनिया आजकल फास्ट हो चुकी है, तो आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आई थिंक 12th के बाद शायद बच्चे को उतना समझ में ना आए टाइम की वैल्यू कि ठीक है आ सकती है, बहुत मैच्योर हो जाते हैं आजकल के। हम लोग के टाइम शायद उतना मैच्योर नहीं थे। ठीक है, 12 पास वाले हम लोग जब पास किए थे, इंटरनेट के दुनिया में वो तो अब सब मैच्योर हो चुके हैं। बिल्कुल, सूचना तो सबकी है, इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की है बच्चों के पास। तो लेकिन ये है कि मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, आई थिंक 2 से 3 साल से ज़्यादा आप अपने को वहाँ मत रखिए। आप किसी और फील्ड को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 6 साल 7 साल आपने बर्बाद कर दिए, उसके बाद जाएंगे तो वो गिल्ट भी आपके अंदर रहेगा। और अगर वो गिल्ट से बचना है तो आप देख लीजिए, अपने को नाप तो लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। आपको 1-2 साल में पता चल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है।
करियर काउंसलर की भी ज़रूरत महसूस होती है? बिल्कुल, करियर काउंसलर की आज की बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि है क्या, क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन। तो करियर काउंसलर जब आएगा तो वही बताएगा ना कि अच्छा आपका बेटे ने इतना नंबर पाया, इतना पाया, इसके लिए ये कॉलेज अच्छा है, इसके लिए ये स्ट्रीम अच्छी है, इसके लिए ये अच्छा है। तो करियर काउंसलर आई थिंक आज के टाइम में ज़रूरी है। महज ये भी एक चीज़ है ना कि सिर्फ एडमिशन दिलाने के लिए कि अच्छा आपको ये इंटरेस्ट दिख रहा है, ये चीज़ है तो इसमें पैकेज अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से जगह पे जानता हूँ जहाँ करियर काउंसलर का ये काम होता है कि ये स्ट्रीम ले लीजिए, इसमें पैकेज बहुत है। पैकेज है, हाँ। वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है। जी। ये ले लीजिए नौकरी मिल जाएगी, ये ले लीजिए इतने का पैकेज लग जाएगा। ये जैसे आजकल AI ट्रेंड में है तो सबका ये रहता है कि AI कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपका सेटल हो ही जाएगा मामला। सही। जैसे एक दौर बीटेक का था कि अरे कुछ नहीं तो बीटेक बस कर ही लीजिए, सही बात है। कुछ ना कुछ तो करियर काउंसलर को की जरूरत भी, और जिम्मेदार करियर काउंसलर जिम्मेदार, की जरूरत ये है। सही शब्द है कि जिम्मेदार होना चाहिए। पैकेज की ओर ना भगाए, बच्चे को भी तो देखे वो कर क्या सकता है, ठीक है, उस हिसाब से उसको ढाले, उस हिसाब से उसको रखे। तो करियर काउंसलर की ज़रूरत है, लेकिन जिम्मेदार। ये डॉक्टर आशुतोष कुमार सोनी से हमारी बातचीत थी। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे और किन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए उसके लिए भी बताइएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।